यूपीएससी साइंटिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम 5 नवंबर 2025 का करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि डे जीरो। अभी ईरान के अंदर पानी की काफ़ी कमी है और उसी से एसोसिएट एक कॉन्सेप्ट है डे जीरो, तो वो देखेंगे। उसके साथ हम देखेंगे जीरो डे अटैक क्या होते हैं, क्योंकि ये दोनों सिमिलर से वर्ड है पर इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे मॉर्सेल। ये मॉर्सेल क्या है? ये जो ब्लैक होल, एक छोटा ब्लैक होल मान सकते हो, और क्वांटम ग्रेविटी, इनके बारे में बात करेंगे। और इन कॉन्सेप्ट से पहले हम देखेंगे कि ब्लैक होल होता क्या है, और साथ ही हम देखेंगे कि इवेंट होराइजन क्या होता है, ताकि बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि मार्शल और क्वांटम ग्रेविटी क्यों आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे हैस, हवैक और लाहसो, ये और फर्मी गामा रे, ये टेलीस्कोप्स हैं। इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूर्व में टेलीस्कोप से प्रश्न आए हैं, तो इसलिए इनको कवर कर रहे हैं। साथ ही हम देखेंगे जो ब्रिक्स है, उसकी स्विफ्ट को चैलेंज किया ब्रिक्स ने, क्योंकि ब्रिक्स पे और ब्रिक्स बैंक नोट लाके। और साथ ही हेड ऑफ पुलिस फोर्स, यानी जिसको आसान भाषा में डीजीपी कहा जाता है, उनकी नियुक्ति संबंधी कुछ न्यूज़ है, स्पेशली रेफरेंस टू तमिलनाडु। और फिर हम देखेंगे पेलिया मालेनाडु, ये एक मकड़ी है, उसके बारे में देखेंगे। इन सब टॉपिक्स के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, अब हम शुरू करते हैं। डे जीरो GS3 इन्वायरमेंट में कवर अप होगा और मुख्य रूप से रिसोर्सेज में। डे जीरो, नो वाटर 0 लीटर। ये फोटो देख के आप समझ में आ गया होगा कि पानी की बिल्कुल भी उपलब्धता नहीं है। तो डे जीरो क्या होता है? ये जल आपूर्ति खत्म होने के कगार पर होने की स्थिति है, मतलब कि जो वाटर सप्लाई है वो आपके घरों में पाइप के माध्यम से नहीं होगी, और पानी पर भारी प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और ये शब्द है 2018 में, जब दक्षिण अफ्रीका की जो सिटी है केप टाउन, उसके संदर्भ में काफ़ी लोकप्रिय या प्रसिद्ध हुआ था, और पानी की गंभीर कमी के कारण इस स्थिति का सामना करना पड़ा था। वर्तमान में ये स्थिति ईरान की राजधानी तेहरान में देखी गई है कि उसके जो पानी पीने के स्रोत हैं वो 2 हफ्ते के अंदर सूख जाएंगे, ऐसा खतरा मंडरा रहा है। वहाँ पे एक बांध है जिसका नाम है अमीर कबीर बांध, उसमें पानी का लेवल काफ़ी कम हो गया और ब्लैकआउट आम बात हो गई है, जब चाहे पानी की सप्लाई रोक दी जाती है। और ये जो अमीर बांध है वो करज नदी पर बना हुआ है, और एक अन्य बांध है लार बांध। इन सभी बांधों के अंदर पानी की कमी हो चुकी है। फिर ईरान में एक लोकेशन और है, उर्मिया झील, उर्मिया लेक। ये आपने अगर ईरान का मैप देखा है तो ऊपर की साइड कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी के नीचे एक रामसर नाम की लोकेशन है, जिस रामसर कन्वेंशन पढ़ते हैं, और वहीं पे एक लेक है जिसका नाम है लेक उर्मिया। ये काफ़ी लंबे समय से पहले ही सूख गई थी, तो जब ये झील सूख गई थी तो इस पर कुछ क्रिएटिविटी से ऐसे वहाँ के लोगों ने कल्चरली प्रदर्शन किया था। ये उसकी तस्वीर है, ताकि जो क्लाइमेट चेंज और वाटर क्राइसिस है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास था इनका। और देखो, एक तो होता है डे ज़ीरो, पानी की कमी है, और एक होता है दिवालिया होना। पानी की पर्सपेक्टिव में दिवालिया होने का तात्पर्य ये होता है कि अब भविष्य आपका अंधकार में, आप इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो अब कई विश्व के कई क्षेत्रों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब एक सच्चाई है जो आपसे छुपी हुई है, छुपाई गई है। सामान्यतः आप घरों में रहते हैं तो हमें क्या बोला जाता है कि थोड़ा पानी कम यूज़ करो, पानी कम है। अब अगर आप इसे बड़े कैनवास में देखते हो तो ग्लोबली विश्व के लेवल पर 70% और भारत के लेवल पर लगभग 80% पानी है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में यूज होता है। उद्योग है, भारत में 10% यूज करते हैं और विश्व में लगभग 20%। और घरेलू स्तर पर देखा जाए तो मोटा मोटी ये मान सकते हैं कि भारत और विश्व दोनों स्तर पर 10-12% पानी का उपयोग डोमेस्टिकली करते हैं। तो हम घर पर कितना भी पानी बचा लें, हम इस वाटर क्राइसिस की सिचुएशन है इसको आने से नहीं रोक पाएंगे, जब तक कि इस बड़े क्षेत्र जो लगभग 80% पानी है कृषि में यूज होता है, वहाँ पे जब तक हम कृषि के लिए अच्छी सिंचाई पद्धतियाँ विकसित नहीं कर लें, या फिर जो पानी का लॉस हो रहा है उस लॉस को हम नहीं रोक पाएँ, तब तक ये जो डे जीरो या जो वाटर क्राइसिस है उससे हम बच नहीं सकते। अतः आप जितना मर्जी घरों में पानी बचा लो, कृषि क्षेत्र में सुधार नहीं होगा।
तब तक समाधान नहीं हो सकता। जीरो डे अटैक, ये क्या होता है? जीरो डे वल्नरेबिलिटी, पिक्चर देख के आपको समझ में आ ही गया होगा, ये साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। ये एक प्रकार का साइबर हमला होता है जो किसी सॉफ्टवेयर या सिस्टम को ऐसी सुरक्षा कमजोरी का फायदा उठाता है जिसके बारे में डेवलपर को नहीं पता। आपने कोई ऐप बनाया, कोई वेबसाइट बनाई है, लेकिन आपको नहीं पता उसमें कोई एक बहुत बड़ी कमी रह गई है, और अब क्या है कि अगर किसी और को पता चलता है तो वो पूरे सिस्टम को हैक कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस वजह से जो डेवलपर है, बनाने वाला है, उसके पास इस कमजोरी को ठीक करने के लिए 0 दिन है, यानी कोई भी दिन नहीं होता है, क्योंकि ये जो हमला है ये पैच जारी होने से पहले ही हो जाता है। आप कुछ सिक्योरिटी पैच यानी कुछ अपडेट जारी करोगे, उससे पहले ही हमला हो गया तो विश्व डे जीरो होगा। इसे डे जीरो अटैक कहा जाता है। और तो जीरो डे और डे जीरो अटैक दोनों में काफ़ी फर्क है। अब बात करते हैं ब्लैक होल मार्सेल और क्वांटम ग्रेविटी। देखो, क्वांटम भौतिकी है वो सामान्य भौतिकी से अलग है। सामान्य भौतिकी में आप न्यूटन के नियम पढ़ते हैं, पर क्वांटम भौतिकी है वो उप परमाणु स्तर पर इसको देखा जाता है। यानी यहाँ पे भौतिकी के नियम है वो जो सामान्य भौतिकी के नियम है उनसे काफ़ी विशिष्ट होते हैं। ये GS3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, स्पेशली पार्टिकल फिजिक्स के अंदर कवर अप होगा, ब्लैक होल मॉर्सेल। अब ये कॉन्सेप्ट पढ़े उससे पहले हम देखते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है। तो अंतरिक्ष में एक प्रबल यानी बहुत ही अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र, और इतना प्रबल गुरुत्वाकर्षण होता है कि इससे प्रकाश, लाइट भी नहीं बच पाती। अब देख लो यहाँ पे जो रेड सर्कल बनाया जा रहा है, इसके अंदर ये ब्लैक होल है। यहाँ पे ग्रेविटी इतनी है कि इसके आसपास की जो लाइट भी है, अगर वो इसमें गई तो इसके अंदर समाप्त हो गई, इसने सबको अपनी तरफ खींच दिया। इसलिए कॉन्सेप्ट यूज होता है सिंगुलरिटी। ये जो सिंगुलरिटी का कॉन्सेप्ट है ये ब्लैक होल में वन डायमेंशन होता है, सिंगल डायमेंशन, उसे को सिंगुलरिटी कहा गया है। और ब्लैक होल कब बनता है? जब कोई तारा, सामान्यतः तारा ही नहीं, बड़ा तारा, विशाल तारा, ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 1.44 गुना अधिक हो, तो वो जब तारा मरता है तो वो अपनी ग्रेविटी के कारण सिकुड़ जाता है, और फिर वही ब्लैक होल बन जाता है। और इसे हम सीधे नहीं देख सकते, और ये आसपास के पदार्थों पर इसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से इसे पहचाना जाता है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, और इन सभी ऑब्जेक्ट को जब अपनी तरफ खींचता है तो यहाँ पे एक पूरी चारों ओर एक गोल गोल सर्कल बन जाता है। इसी वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ ब्लैक होल है, अदरवाइज ब्लैक होल को आइडेंटिफाई करने का हमारे पास कोई भी माध्यम नहीं है। लेकिन जो ये चारों ओर सर्कल बनता है, रिंग बनती है, इसी रिंग को कहते हैं इवेंट होराइजन। यानी ये ब्लैक होल की सीमा है, एक तरह की काल्पनिक सीमा है, जिसके पार जाने पर कोई भी चीज़, यहाँ तक कि प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता, क्योंकि उस सीमा पर प्लान वेग प्रकाश की गति के बराबर होता है। अब एक कॉन्सेप्ट और है कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। तो ये क्या होता है? देखो, इवेंट होराइजन तो एक तरह से ब्लैक होल की सीमा है, काल्पनिक सीमा है, लेकिन इवेंट होराइजन टेलीस्कोप क्या है? तो ये विश्व में बहुत सारी रेडियो वेधशालाएं, ऑब्जर्वेटरीज का नेटवर्क है, और वो उनका काम ही ये है कि वो ब्लैक होल के चारों ओर का जो वातावरण है उसका अध्ययन करती रहती है। और इन्हीं ने रिसेंटली इवेंट होराइजन को खोजा गया था। अब हम टॉपिक पर आते हैं मॉर्सेल और क्वांटम ग्रेविटी पर। देखो, मूल समस्या हमारे सामने क्या है कि हमारे पास ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण को समझने के लिए आइंस्टीन के नियम है और क्वांटम मैकेनिक्स भी है। जो आइंस्टीन के सिद्धांत है वो बड़ी चीज़ जैसे ग्रह इन पर लागू होते हैं, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स है वो बहुत छोटी चीज़ जैसे परमाणु हो या फिर उप परमाणु हो, जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोलते हैं, उन पर लागू होती है। लेकिन ये दोनों सिद्धांत एक साथ काम नहीं करते। वैज्ञानिक इन दोनों को मिलाकर एक क्वांटम ग्रेविटी का एक सिद्धांत बनाना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। तो अब क्वांटम ग्रेविटी कहाँ मिलेगी हमें? तो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो ब्लैक होल है ना, ये एक तरह की प्राकृतिक प्रयोगशाला है, एक नेचुरल लैब है। किसके लिए? क्वांटम ग्रेविटी की स्टडी के लिए, उसको समझने के लिए, उसके रेफरेंस में। क्यों? क्योंकि ब्लैक होल में ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण फोर्स इतना होता है कि क्वांटम प्रभाव वहाँ पे दिखने चाहिए। इसलिए ब्लैक होल क्वांटम ग्रेविटी की स्टडी करने के लिए सबसे अच्छी प्राकृतिक प्रयोगशाला है। अब हम बात करें आगे, उससे पहले एक बात करते हैं हॉकिंग रेडिएशन की। ये क्या होता है? तो जो स्टीफन हॉकिंग्स जो भौतिक विज्ञानी थे,
उन्होंने कहा था कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते और क्वांटम इफेक्ट के कारण वो धीरे धीरे एनर्जी को लीक करते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। तो मतलब अल्प मात्रा में ब्लैक होल के द्वारा ऊर्जा को क्षीण करना, ऊर्जा को लीक करना ही हॉकिंग रेडिएशन है। तो एक नया विचार ये है कि जो ब्लैक होल मार्शल हैं, ब्लैक होल मार्शल हैं वो बहुत छोटे, लगभग एक एस्टेरॉयड के द्रव्यमान जितने ब्लैक होल होते हैं। तो ये अभी थ्योरी में है ये बात ब्लैक होल मार्शल की, कि बहुत छोटे ब्लैक होल होते हैं जो कि एस्टेरॉयड के आकार के होंगे। लेकिन ये ब्लैक होल मार्शल बनते क्या हैं? तो जब दो बड़े ब्लैक होल आपस में टकराते हैं, उनका मर्जर होता है, तो भयंकर टक्कर के दौरान अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम है, उसमें छोटे छोटे हिस्से टूट कर इन सूक्ष्म ब्लैक होल, जिनको मार्शल कहते हैं, उनका निर्माण करते हैं। अब मार्शल अहम क्यों है? जो बड़ा ब्लैक होल है ना, वो बहुत ठंडा है एक तो, और दूसरा उसका हॉकिंग रेडिएशन इतना कमज़ोर होता है कि उसे हम माप ही नहीं सकते। लेकिन मार्शल होते हैं वो बहुत छोटे होने के कारण थोड़े गर्म होते हैं, और इस वजह से वो बहुत तेज़ी से शक्तिशाली हॉकिंग रेडिएशन छोड़ते हुए वाष्पित यानी इवोपोरेट हो जाते हैं, और हमें इसी जगह इनको कैच करना है। जब मार्शल तेजी से वाष्पित होते हैं तो अपने जीवन के अंत में उच्च ऊर्जा यानी हाई एनर्जी वाली गामा रेज का विस्फोट करते हैं, यानी गामा रे बर्स्ट होता है किसमें? मार्शल में। और ये विस्फोट मुख्य रूप से ब्लैक होल की टक्कर की घटना के कुछ समय बाद डिलेड बर्स्ट होता है। मतलब जैसे ही ब्लैक होल की टक्कर होगी, मार्शल बनेंगे, और मार्शल भी जल्दी समाप्त होंगे, तो टक्कर के तुरंत बाद होगा। और यहाँ पे जो हमें सिग्नल मिलेंगे वो पारंपरिक गामा रे बर्स्ट जो कि एक बीम में करते हैं हम, उसके विपरीत सभी दिशाओं में समान रूप से मिलेंगे और फैलेंगे। तो वहाँ से हमें अच्छे से इसके मार्शल से जो गामा रे बर्स्ट है उसके हमारे पास सिग्नल मिलेंगे। अब इन सिग्नल को खोजने के लिए हमारे पास कुछ टेलीस्कोप है, जैसे हैस हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम, ये नामीबिया में है। एक है हवेक, हवेक कहाँ पर? ये हाई एल्टीट्यूड वाटर चेरनाकेव ऑब्जर्वेटरी, ये मैक्सिको में है। ध्यान रखना, चेरनाकेव एक ऑब्जर्वेटरी का प्रकार होता है। हमारे जो लद्दाख है, लद्दाख में भी जो चेरनाकेव टेलीस्कोप्स हैं, दो टेलीस्कोप चेरनाकेव टेलीस्कोप है, टाइप होता है। फिर है लहासो, ये कहाँ पर है? तो लार्ज हाई एल्टीट्यूड एयर शॉवर ऑब्जर्वेटरी, ये चीन में है। ये तीन ऑब्जर्वेटरीज तो हमारी धरती पर है, लेकिन चौथी ऑब्जर्वेटरी है वो हमारी लो अर्थ ऑर्बिट। हमने कल नहीं परसों हमने अच्छे से बात की थी किसके बारे में, कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट्स ऑफ अर्थ वगैरह। तो वहाँ से आप समझ सकते हो कि जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पे फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप, जैसे हमारा एस्ट्रोसॉट है ना, एस्ट्रोस्टेट सेट है ना लो अर्थ ऑर्बिट में, जो इसरो ने भेजा है, उसी तरह से नासा की एक वेधशाला टेलीस्कोप है, कहाँ पर है? लो अर्थ ऑर्बिट में, जो पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगा रहा है वो। तो टोटल हमारे पास 4 टेलीस्कोप हैं जो इन सिग्नलों को खोजने के लिए काम कर रहे हैं। जो फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप है, इसका पुराना नाम था गामा रे लार्ज एरिया स्पेस टेलीस्कोप ग्लास्ट। अब महत्व क्या है? अगर मर्सेल से आने वाला गामा रे बर्स्ट उसको हम कैच कर पाते हैं तो ये क्वांटम ग्रेविटी का पहला एक्सपेरिमेंटल सबूत होगा हमारे पास, जो अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण की असली प्रकृति के बारे में जानने में मदद करेगा। और यह पृथ्वी पर किसी भी मशीन जैसे लार्ज हेड्रोन कोलाइडर से संभव नहीं है। हम कितने भी अध्ययन करने लार्ज हेड्रोन कोलाइडर के माध्यम से, हम वहाँ पे जो हमें मार्शल से चीज़ें मिलेगी वो हमें पृथ्वी पर उपस्थित लार्ज हेड्रोन कोलाइडर से नहीं मिल सकती। वर्तमान स्थिति क्या है? अभी ये केवल एक सिद्धांत है, मार्शल को अभी तक देखा नहीं गया है। वैज्ञानिक अपने मॉडल को बेहतर बना रहे हैं और मौजूदा टेलीस्कोप डेटा में इन संकेतों की तलाश शुरू कर चुके हैं। ब्रिक्स कैसे स्विफ्ट को चुनौती दे रहा है? ब्रिक्स आपको पता होगा, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का एक संगठन था। वर्तमान में इसमें अन्य देश में शामिल हो चुके हैं, और इन्होंने मिलकर एक बैंक भी बनाई थी जिसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको आसान भाषा में हम ब्रिक्स बैंक बोल देते हैं, लेकिन वो न्यू डेवलपमेंट बैंक है। और ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो चाइना के संघाई में है। ठीक है, अब बात करें तो ये टॉपिक GS2 में IR में कवर अप होगा ब्रिक्स के पर्सपेक्टिव से, और लेकिन इकोनॉमी के कंसेप्ट में भी एक्सटर्नल सेक्टर में स्विफ्ट हम आएगा। ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं इंटरनेशनली उनको सफल बनाता है। अब
ब्रिक्स चुनौती कैसे दे रहा है, वो स्विफ्ट की जगह ला रहा है ब्रिक्स पे। ये कुछ पेमेंट सिस्टम है यहाँ पे, इनके बारे में भी आगे अध्ययन करने वाले हैं। तो चैलेंजिंग ग्लोबल फिनेंस डोमिनेंस, बिल्डिंग ए मल्टीपोलर सिस्टम, एक तरह से मल्टीपोलर सिस्टम ही बनाया जा रहा है चीन वगैरह, भारत, साउथ अफ्रीका, इन सब के द्वारा। अब इस कॉन्सेप्ट को कि ब्रिक्स की स्विफ्ट को चुनौती, उसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्विफ्ट होता क्या है। तो जो स्विफ्ट नेटवर्क है उसका पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यानी एक सिक्योर मैसेजिंग सर्विस है। दुनिया भर के 11,000 से ज़्यादा बैंक्स और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इस मैसेजिंग सर्विस का यूज़ करते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये बैंकों का व्हाट्सएप है और ये सुपर सिक्योर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किसी प्रकार के पैसों का लेन देन नहीं करता है, नहीं पैसों का ट्रांसफ़र करता है। तो ध्यान रखने योग्य बात क्या है, एक तो ये पैसे नहीं भेजता है और नहीं अपने पास फंड रखता है। ये सिर्फ निर्देश भेजता है। जैसे भारत से अमेरिका पैसे भेजने हैं, तब ये भारतीय बैंक अपना स्विफ्ट नेटवर्क का इस्तेमाल करके अमेरिकी बैंक को एक सुरक्षित मैसेज या निर्देश भेजता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि हमारे इस ग्राहक की तरफ से अपने उस ग्राहक के खाते में इतने डॉलर जमा कर दो। यानी एक तरह से प्योर मैसेजिंग सर्विस है, लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका है क्योंकि दुनिया के लगभग सभी बैंक नेटवर्क इस पर निर्भर हैं या इस पर काम करते हैं। इसको कंट्रोल कौन करता है? तो इस स्विफ्ट सिस्टम का कंट्रोल है वो मुख्य रूप से G10 देशों के पास है, और जिसमें अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के या यूरोपीय कोऑपरेशन के कुछ सेंट्रल बैंक्स हैं उनके पास है। ये देश इसका जियोपॉलिटिक्स के रूप में, एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसी भी देश को इस नेटवर्क से कट ऑफ या बाहर कर सकते हैं। जैसे हाल में इन्होंने रूस को निकाला था, अब ईरान को या उसके कुछ बैंकों को इससे बाहर किया गया। जब देश के बैंक स्विफ्ट पर नहीं होते तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या लेन देन करना है वो काफ़ी असंभव हो जाता है। तो ब्रिक्स का क्या लक्ष्य है कि वो स्विफ्ट पर अपनी निर्भरता कम करे या खत्म करे और ब्रिक्स पे जैसा खुद का सिस्टम बनाए ताकि अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों का उस पर असर नहीं हो। अब इसका प्रभाव क्या है? तो पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका के वित्तीय प्रभुत्व, फिनेंशियल डोमिनेंस के कारण देशों की वित्तीय संप्रभुता कम होती है। इसका समाधान ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव या ब्रिक्स पे। अक्टूबर 24 में मॉस्को में ब्रिक्स पे का एक प्रोटोटाइप या नमूना प्रदर्शित किया गया था, जो इस प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण कदम है। ब्रिक्स के पास ऐसा सिस्टम बनाने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा पहले से मौजूद है। उदाहरण के लिए हर देश के पास अपना सफल पेमेंट सिस्टम है। जैसे रूस के पास SPFS है, चीन का CIPS है, भारत का UPI है और ब्राज़ील का PIX है। अब चुनौती क्या है कि सभी अलग अलग राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम UPI, CIPS, SPFS और PIX ये एक दूसरे के साथ जोड़कर काम करने लायक बनाना और ताकि वो स्विफ्ट को टक्कर दे सके। लेकिन इनमें एक आपसी खींचतान है। सभी देश अपने अपने सिस्टम को ग्लोबली बढ़ावा देने में रुचि रखते हैं। जैसे भारत चाहता है कि UPI ज़्यादा पावरफुल बने, चाइना चाहता है कि CIPS को सब अपनाएं। और इसके साथ ही 2024 में जो कजान शिखर सम्मेलन था उसमें ब्रिक्स ने एक प्रतीकात्मक ब्रिक्स बैंक नोट भी जारी किया था, सिंबॉलिक ही था। इस कदम ने जो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनको नाराज कर दिया था और उन्होंने डॉलर को बदलने की कोशिश करने पर 100% टैरिफ लगा की धमकी दी, क्योंकि ब्रिक्स करेंसी, ब्रिक्स नोट लाती है तो डॉलर का प्रभाव विश्व स्तर पर कम होगा, इसलिए ट्रंप ने ये कहा था। अब निष्कर्ष क्या है कि अलग अलग महत्वाकांक्षाएं ब्रिक्स पे की राह में रोड़ा है, लेकिन ट्रंप जैसे नेताओं का आक्रामक रुख है वो इन देशों को आपस में मतभेद बुलाकर उम्मीद से पहले ही पेमेंट सिस्टम लॉन्च करने के लिए मजबूर अवश्य कर सकता है। बाकी फर्दर देखते हैं इसमें क्या होता है। अब इसमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्या था कि G10 स्विफ्ट प्रणाली को देखते हो, स्विफ्ट में प्रश्न आएगा तो वो जरूर आएगा कि ये पैसे भेजता है पर ये पैसा नहीं भेजता, ओनली मैसेजिंग सर्विस है। और फिर इसमें मुख्य रूप से जो ये ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव, ब्रिक्स पे क्या है, ब्रिक्स नॉट, और ये भी पेमेंट सिस्टम अच्छे हैं। भारत का UPI है तो रूस का कौन सा है, चाइना का कौन सा, ब्राज़ील का कौन सा है। हेड ऑफ पुलिस फोर्स की नियुक्ति पॉल्यूटर गवर्नेंस में आएगा, अपॉइंटमेंट में। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP
उन्हीं को हेड ऑफ पुलिस फोर्स HOPF के नाम से संबोधित करते हैं। चर्चा में क्यों रहा? यूपीएससी ने तमिलनाडु के डीजीपी उम्मीदवार है उन पर यथास्थिति बनाए रखी और यूपीएससी ने इन 3 नामों को वापस भेजा है, जिसे तमिलनाडु सरकार ने कारण सहित नकार दिया था। देखो, अब डीजीपी होते हैं वो एक तो राज्य की पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, सर्वोसर्वा होते हैं, हेड ऑफ पुलिस फोर्स होते हैं और हिंदी में इनको पुलिस महानिदेशक कहते हैं। और इनकी अपॉइंटमेंट है, इसकी कुछ प्रोसेस है, उसी को लेकर ये आर्टिकल न्यूज में रहा है। देखा जाए तो प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 का वाद है जो सुप्रीम कोर्ट में था, वो पुलिस सुधारों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। उसमें डीजीपी की नियुक्ति को भी राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए कुछ प्रावधान तय किए थे कि राज्य सरकार अपनी मर्जी से किसी भी अधिकारी को डीजीपी नियुक्त नहीं कर सकती। अब यूपीएससी की भूमिका का क्या है यहाँ पे कि राज्य सरकार पात्र वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सूची बनाकर यूपीएससी को भेजती है और यूपीएससी उनकी सर्विस रिकॉर्ड है, एक्सपीरियंस है और सीनियरिटी है, उसके आधार पर 3 योग्य अधिकारियों का पैनल बनाती है और फिर राज्य सरकार इन 3 में से एक अधिकारी को डीजीपी चुनती है। और तमिलनाडु के केस में क्या होता है, राज्य सरकार ने उनके नाम वापस लौटा दिए तो यूपीएससी ने वापस वही नाम राज्य सरकार को दे दिए। अब यूपीएससी की भूमिका वही बनी हुई है। अब यहाँ पर क्या है, प्रोसेस क्या है कि डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होगा। अगर वो रिटायरमेंट होने वाली है तो भी ये कार्यकाल लागू होगा ताकि बिना किसी राजनीतिक दबाव के स्वतंत्र रूप से वो काम कर सके। हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो कार्यकाल पूरा होने से पहले केवल असाधारण परिस्थितियों जैसे किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक मामले में या फिर राज्य सुरक्षा आयोग स्टेट सिक्योरिटी कमीशन है जिसका गठन करने का निर्देश फैसले में है लेकिन राज्यों ने नहीं किया है, उसकी सहमति से ही हटाया जा सकता है। पीलिया मालेनाडु ये क्या है? पीलिया मालेनाडु ये देख सकते हैं फोटो में, समझ में आ रहा होगा आपको, इन्वायरमेंट में बायोडाइवर्सिटी में कवर होगा। ये एक मकड़ी की प्रजाति है, जंपिंग स्पाइडर यानी कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति है जिसकी भी हालिया खोज की गई है और इसको चिकमगलुरु कर्नाटक है, वहाँ पे जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है वहाँ पर इसको खोजा गया है। नामकरण क्योंकि इसका जीनस है, वंश है वो पीलिया, इसलिए इसका नाम पीलिया और जिस क्षेत्र में मिली है वो मालनाडु रीजन है इसलिए उसका नाम मालेनाडु रखा गया है। अब ये बहुत दुर्लभ प्रजाति है, इसका मिलना बताता है कि इकोसिस्टम में वो काफ़ी स्वस्थ है। एक विशेष बात और भी है इसके बारे में कि ये आवास विशिष्ट यानी हैबिटेट स्पेसिफिक मकड़ी है, यानी ये केवल 2 विशेष प्रकार के स्पेशल पौधे हैं उन्हीं पर पाई जाती है, यानी ये अपने आवास पर बहुत अधिक निर्भर है। अगर इनके आवास हैबिटाट को संरक्षित नहीं किया गया तो इनकी प्रजाति के विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। अब बात करते हैं सोचना जरूरी है सेगमेंट में। सबसे पहले देखते हैं एसआईआर। इलेक्शन कमीशन ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर 2.0 को शुरू किया है। एसआईआर के बारे में पूर्व में हम किसी वीडियो में बात कर चुके हैं, आज उसका लिंक भी डाल देंगे और एसआईआर का एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर देंगे। एसआईआर है वो एक्सरसाइज वोटर्स के राजनीतिक अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में कहा है, किसने? डीएमके ने। डीएमके कौन है? द्रविड़ मुनेत्र कजगम, ये डीएमके है, वो तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टी है। वर्तमान में तमिलनाडु में जो सरकार है, राज्य सरकार, सीएम है वो डीएमके का ही है, तो उन्होंने भी इसका एक तरह से विरोध करा है। रेल दुर्घटना, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक मालगाड़ी और यात्री रेलगाड़ी में टक्कर से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और हाल ही में ये दुर्घटना की घटनाएं आए दिन देखी जा रही है। और भारत इजराइल संबंधों की बात करें तो एस जयशंकर ने कहा है कि भारत इजराइल संबंध विश्वास पर आधारित है और शर्म अल शेख जो शांति फॉर्मूला था, जो ट्रंप की इजराइल हमास पर 20 फॉर्मूला जो शांति प्रस्ताव था, अभी वो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, तो वो न्यूज़ में था, तो इसके बारे में बस हमें याद रखना है कि ये इससे रिलेटेड है और ट्रंप ने करवाया था क्योंकि ट्रंप ने विश्व के लगभग सभी ग्लोबल लीडर्स को बुलाया था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये क्या है? तो ये कोई व्यक्ति हैं, इनका नाम है मोहम्मद खादिम हुसैन रिजवी। ये पाकिस्तान की एक कट्टर दक्षिणपंथी इस्लामी राजनीतिक पार्टी है। ये ईस्ट इंडिया देश से धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करके पॉपुलर हुई है और इसकी ताकत क्या है कि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करती है और शहरों को जाम कर देती है। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब भी ये काम ऐसा करते थे। हालांकि सरकार का रुख टीएलपी के प्रति कभी सख्त रहता है तो कभी नरम रहता है और अभी यही व्यवस्था बनी हुई है। पाकिस्तान के सामने काफ़ी सारे चैलेंज हैं जिसमें एक टीएलपी अंदर से है
और एक है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान TTP। ये आपको पता होगा, ये पाकिस्तान में आतंकवादी हमले करता है अफगानिस्तान में बैठ के। जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता स्थापित की, TTP चाहता है वो पाकिस्तान में सत्ता पर अपना अधिकार करे। इसी के साथ आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही आप PDF के अंदर जब टेलीग्राम के आइकन पे क्लिक करेंगे तब भी आप सीधा चैनल से जुड़ जाएंगे। इसके साथ आप किसी भी आइकन पर क्लिक करते हैं तो सीधा हमारे आप सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच।